भाग 3। रात में काम करने वाला एक लड़का। हर सुबह मुझे अंग्रेजी और तमिल दोनों भाषाओं में बहुत सारे अखबारों का ढेर पहुंचाया जाता था। विदेश यात्राओं के दौरान भी मुझे भारत की खबरों से जुड़े रहना अच्छा लगता है, जिसके लिए मैं ऑनलाइन जाकर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपे लेख और संपादकीय पढ़ता हूं। एक बटन दबाते ही इतनी जानकारी उपलब्ध हो जाना आज भी मुझे अचंभित करता है। इंजीनियरिंग और विज्ञान से गहराई से जुड़ा होने के नाते तकनीक की प्रगति मुझे चकित नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब मैं आज की जिंदगी की तुलना 70 साल पहले के एक छोटे से दक्षिण भारतीय कस्बे की जिंदगी से करता हूं, तो मुझे भी यह अंतर बहुत चौंकाने वाला लगता है। मेरा जन्म वर्ष 1931 में हुआ। जब मैं लगभग 8 साल का था, तभी द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ब्रिटेन ने नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध के बावजूद भारत भी ब्रिटिश उपनिवेश होने के कारण युद्ध में शामिल हो गया। भारत के युद्ध प्रयासों में अभूतपूर्व संख्या में भारतीय सैनिकों को दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर भेजा गया। हालांकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू में ज्यादा प्रभावित नहीं हुई, खासकर हम जैसे लोगों के लिए जो देश के दक्षिणी छोर पर रहते थे। जैसा कि मैंने बताया है, 1940 के दशक का रामेश्वरम एक शांत कस्बा था जो तीर्थयात्रियों के आने पर जीवंत हो उठता था। वहां ज्यादातर लोग व्यापारी या छोटे कारोबारी होते थे। कस्बे पर मंदिर का वर्चस्व था, हालांकि एक मस्जिद और एक गिरजाघर भी मौजूद थे। लोग अपने अपने कामों में शांति से लगे रहते थे और सामान्य झगड़ों विवादों के अलावा कोई विशेष घटना घटित नहीं होती थी। बाहरी दुनिया की खबरें पाने का एकमात्र स्रोत अखबार था। अखबार बांटने का काम मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन करता था। वो और जलालुद्दीन दोनों मेरे जीवन पर गहरा असर डालने वाले व्यक्ति थे। हालांकि शमसुद्दीन पढ़ लिख तो सकता था, लेकिन ना तो वो अधिक शिक्षित था और न ही अधिक घूमा फिरा हुआ। फिर भी उसका मेरे प्रति स्नेह और मेरा हौसला बढ़ाने का ढंग मुझे उसके लिए प्रेरणा स्रोत बना देता था। ये दोनों मेरी भावना और विचारों को मुझसे पहले समझ जाते थे। मुझे लगता था कि वे लोग अपने छोटे व्यवसाय और जीवन की सीमाओं से परे जाकर बड़ी दुनिया को देख सकते हैं। रामेश्वरम में अखबार बांटने का काम सिर्फ शमसुद्दीन ही करता था। कस्बे में लगभग 1000 लोग पढ़े लिखे थे और वो सभी तक अखबार पहुंचाता था। इन अखबारों में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी खबरें छपती थीं, जिन्हें लोग बड़े उत्साह से पढ़ते और चर्चा करते। युद्ध से जुड़ी खबरें भी होती थीं, हिटलर और उसकी नाजी सेना के बारे में। इसके अलावा ज्योतिषीय भविष्यवाणियां या सोने चांदी के भाव जैसी साधारण बातें भी बड़ी रुचि से पढ़ी जाती थीं। इनमें सबसे लोकप्रिय अखबार दिनमणि था। अखबारों के रामेश्वरम पहुंचने का ढंग भी अनोखा था। वे सुबह की ट्रेन से स्टेशन पर आते और फिर वहां से इकट्ठे कर घर घर पहुंचाए जाते। यही काम शमसुद्दीन का व्यवसाय था और वो इसे आसानी से संभाल लेता था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध तेज हुआ, तो हम बाहरी दुनिया से कटे नहीं रहे। इसका असर मेरी जिंदगी और अखबारों की डिलीवरी पर भी पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने कई तरह की रोक-टोक और राशन व्यवस्था लागू कर दी। पूरे देश में आपातकाल जैसी स्थिति बन गई। हमारे बड़े परिवार को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भोजन, कपड़े, बच्चों की जरूरतें, सबको जुटाना कठिन हो गया। हमारे परिवार में 5 बेटे बेटियां थीं, साथ ही पिता के भाइयों का परिवार भी हमारे साथ रहता था। मेरी दादी और माँ को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी ताकि सबका पेट भर सके और सब अच्छे स्वास्थ्य में रहें। जब युद्ध की वजह से परेशानियां बढ़ीं, तो शमसुद्दीन ने मुझे एक प्रस्ताव दिया जिसने मुझे बेहद उत्साहित कर दिया। अब ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पर रुकना बंद हो गई थी। ऐसे में अखबार कैसे पहुंचते? शमसुद्दीन ने उपाय निकाला। अखबारों के बड़े बड़े बंडल तैयार किए जाते और जैसे ही ट्रेन रामेश्वरम धनुषकोडी लाइन से गुजरती, उन्हें प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया जाता। और यही मेरी भूमिका शुरू हुई। शमसुद्दीन ने मुझे यह मजेदार काम दिया कि चलते ट्रेन से फेंके गए बंडलों को पकड़ूं और फिर उन्हें पूरे कस्बे में बांटूं। मैं बहुत खुश हुआ। मैं सिर्फ 8 साल का था, लेकिन अब घर की आय में योगदान देने वाला बनने जा रहा था। कई दिनों से मैंने देखा था कि माँ और दादी अपनी थाली में खाना कम करती जा रही हैं ताकि हम बच्चों को पूरा मिल सके। बच्चों को हमेशा पहले खिलाया जाता और हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। पर साफ था कि महिलाएं अपनी पोषण की जरूरतों का त्याग कर रही थीं। इसलिए मैंने तुरंत शमसुद्दीन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन इस नए काम को मेरी दिनचर्या में फिट करना था। पढ़ाई और स्कूल पहले की तरह चलते रहने थे और अखबार बांटने का काम भी उसी के बीच करना था। मेरे भाई बहनों और चचेरे भाइयों में मैंने गणित के प्रति विशेष रुचि दिखाई। पिता ने मेरे लिए गणित शिक्षक से ट्यूशन की व्यवस्था की थी, लेकिन उस शिक्षक की शर्त थी कि मुझे और 4 अन्य छात्रों को सुबह सुबह नहाकर उनके घर पहुंचना होगा। इसलिए पूरे 1 साल जब तक ट्यूशन चली,
मेरी माँ मुझे अंधेरे में ही जगा देती। वो पहले उठकर मेरा स्नान तैयार करती, फिर मुझे नहलाकर शिक्षक के घर भेज देती। वहां मैं 1 घंटा पढ़ाई करता और सुबह 5 बजे तक लौट आता। तब तक पिता मुझे अरबी स्कूल ले जाने को तैयार रहते, जहां मैं कुरान शरीफ पढ़ता। उसके बाद मैं दौड़कर रेलवे स्टेशन पहुंचता। वहां मैं बेचैन होकर ट्रेन का इंतजार में खड़ा रहता। उस जमाने में मद्रास धनुषकोडी मेल शायद ही देर से आती हो। दूर से इंजन का धुआं दिखता, सीटी बजती और जोरदार आवाज के साथ ट्रेन निकलती। मैंने प्लेटफॉर्म पर सबसे सही जगह ढूंढ रखी थी, जहां से बंडल आते ही पकड़ सकूं। तय समय पर अखबार बाहर फेंके जाते और ट्रेन आगे बढ़ जाती। ट्रेन में बैठे शमसुद्दीन के आदमी मुझे हाथ हिलाते और धीरे धीरे उसकी आवाज दूर होती जाती। फिर मेरा काम शुरू होता। मैं बंडल उठाकर मोहल्लों के हिसाब से बांटता और अखबार पहुंचा देता। करीब 1 घंटे तक मैं पूरे कस्बे में भागता फिरता। धीरे धीरे मैंने पहचानना शुरू कर दिया कि कौन कौन सा अखबार पढ़ता है। कई लोग मेरे इंतजार में खड़े रहते। कुछ मुझसे कहते, जल्दी जाओ ताकि स्कूल के लिए देर न हो। लोगों को एक हंसमुख 8 साल के लड़के से अखबार पाना अच्छा लगता था। सुबह 8 बजे तक जब काम पूरा होता, तब तक सूरज तेज हो जाता। घर लौटने पर माँ नाश्ता लेकर इंतजार करती। साधारण सा भोजन होता, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी होती। माँ हमेशा मुझे पूरा खिलाकर ही स्कूल भेजती। लेकिन मेरा काम यहीं खत्म नहीं होता। शाम को स्कूल से लौटकर मैं फिर से अखबार ग्राहकों के पास जाता, बकाया वसूल करने। फिर शमसुद्दीन से मिलता ताकि दिन का हिसाब पूरा हो सके। उसी समय हम लोग समुद्र किनारे बैठकर हवा खाते हुए अखबार खोलते। जलालुद्दीन या शमसुद्दीन अखबार जोर से पढ़ते और गांधी, कांग्रेस, हिटलर, पेरियार जैसे नाम हमारे बीच गूंजते। मैं तस्वीरों और शब्दों को उंगली से छूता और सोचता कि कभी मैं भी बड़ी दुनिया में जाकर इन्हें देखूंगा। शायद कभी मद्रास, बंबई या कलकत्ता जाऊं। अगर गांधी या नेहरू से मिला तो क्या कहूंगा, लेकिन ये कल्पनाएं जल्द ही खेल के लिए पुकारने वाले दोस्तों की आवाज में खो जाती। फिर रात का खाना, होमवर्क और 9 बजे तक गहरी नींद। अगले दिन फिर वही दिनचर्या। ये सिलसिला लगभग 1 साल चला। इस दौरान मैं लंबा और सांवला हो गया। मैंने सीखा कि किस तरह मैं बंडल लेकर तेज दौड़ सकता हूं और हर मोहल्ले में समय पर पहुंच सकता हूं। मुझे ग्राहकों का हिसाब याद रहता और किसने भुगतान नहीं किया ये भी तुरंत बता सकता था। सबसे बड़ी बात, मैंने सीखा कि कामकाजी इंसान का मतलब है हर हाल में समय पर उठना और जिम्मेदारी निभाना। गृह कार्य, ट्यूशन, नमाज सब चलता रहता, लेकिन मद्रास धनुषकोडी मेल किसी के लिए नहीं रुकती थी। मुझे समय पर और सही जगह पर मौजूद रहना ही पड़ता था। यही मेरी पहली जिम्मेदारी थी, जिसे मैंने पूरी लगन से निभाया। ये मेरे लिए बहुत आनंददायक समय भी था, चाहे रात को मैं थककर चूर क्यों ना हो जाऊं। मेरी माँ अक्सर चिंता करती कि इतना काम करने से मेरी सेहत पर असर होगा, लेकिन मैं मुस्कुराकर उन्हें आश्वस्त करता कि मुझे ये जानकर खुशी होती है कि मेरी कमाई से घर की मदद हो रही है। और भीतर से माँ को भी मुझ पर गर्व है कि 8 साल की उम्र में मैंने कामकाजी इंसान की भूमिका निभानी शुरू कर दी है। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही जल्दी इसका चौथा भाग डालूंगा।